हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज हम डिस्कस करेंगे एचआरएम के नेक्स्ट 20 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम 250 प्लस प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ऑन एचआरएम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने इंक्लूड किए हैं यूजीसी नेट के सभी क्वेश्चंस, दिसंबर 2009 से दिसंबर 2019 तक के एग्जाम के, केरला और कर्नाटका सेट, एच टेट, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर और अदर एग्जाम के क्वेश्चंस। आप किसी भी कॉमर्स रिलेटेड वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आपके एग्जाम में बिजनेस मैनेजमेंट या एचआरएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इजी और डिफ़िकल्ट सभी प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस सीरीज में हम क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। 4 ऑप्शन को 4 टॉपिक की तरह हम ट्रीट करते हैं। हम पहले ही 6 पार्ट में 130 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 7 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 131 से 150 डिस्कस करेंगे। यदि आपने वो 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के बाद उन्हें ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, विद इन हाउ मच पीरियड फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर बोनस मस्ट बी पेड इफ देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द पेमेंट ऑफ बोनस। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का हमारा क्वेश्चन है। यदि आपका सब्जेक्ट नेट कॉमर्स है तो लेबर लॉज वैसे फुल कोर्स में आपके नहीं है, लेकिन एचआरएम कोड 8 है तो लेबर लॉज भी आपके कोर्स में है। यदि आप कमेंट करेंगे तो लेबर लॉज के हम अलग से वीडियोज भी बना सकते हैं। तो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 का सेक्शन 19 बताता है कि बोनस का पेमेंट कितने टाइम में किया जाएगा। ये 2 चीज़ें बताता है। यदि कोई भी डिस्प्यूट नहीं है तो अकाउंटिंग ईयर के एंड होने से 8 मंथ्स के अंदर बोनस का पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट का फैसला आने के 1 मंथ के अंदर पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पर 1 मंथ डिस्प्यूट का फैसला आने से है और यहाँ पर डिस्प्यूट के फैसले को अवार्ड कहा जाता है। तो आई होप आपको ये प्रोविज़न बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बोनस एक्ट के 2 प्रोविज़न और बताता हूँ जो मोस्ट रिपीटेड हैं और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। सेक्शन 10 जो कि मिनिमम बोनस के बारे में बताता है और सेक्शन 11 जो कि मैक्सिमम बोनस के बारे में बताता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। मिनिमम बोनस कितना दिया जाएगा, 8.33 ऑफ सैलरी या फिर ₹100, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। तो कहने का मतलब 8.33 ऑफ सैलरी ही ज़्यादा आएगा। ₹100 तो तब ज़्यादा आएगा जब पूरे साल की सैलरी 1200 रुपये से ज़्यादा होगी, तब ₹100 ज़्यादा आएगा। तो 8.33 हम यहाँ पर ले लेंगे। और यहाँ पर भी ये प्रोविज़न है कि यदि एम्प्लॉय की एज 15 साल से भी कम है तो 100 रुपये भी नहीं लेकर 60 रुपये ही लिए जाएंगे। वैसे इस 100 रुपये या 60 रुपये की कोई भी अहमियत नहीं रह गई है। और सेक्शन 11 बताता है मैक्सिमम बोनस ये होता है 20%, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना जाएगा, 8.33 या 20% या इसके बीच में कुछ। इसके लिए हमें बोनस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जिसमें कम से कम हमें 15 मिनट लगेगी। तो यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे। 8.33 और 20% और इन दोनों का सेक्शन 10 और 11 आपको याद रखना है। तो हमारे क्वेश्चन पूछ रहा था कि यदि कोई भी डिस्प्यूट नहीं है तो बोनस का पेमेंट कितने टाइम में कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सी हमारा आंसर हो जाएगा 8 मंथ्स। यदि आप ये वीडियो लाइव नहीं देख रहे हैं तो वीडियो को स्टॉप करके आप क्वेश्चन सोच सकते हैं। लाइव वीडियो में ज़्यादा पॉज अपन नहीं ले सकते हैं, वरना लाइव नहीं देखने वाले स्टूडेंट्स बोर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट वेज बोर्ड। वेज बोर्ड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है और 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं और इनके कोड इस तरीके से हमें दे रखे हैं। मतलब हमें हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो पहले हम वेज बोर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि जो वेज बोर्ड होता है उसका पर्पज क्या होता है, वेज बोर्ड क्यों बनाया जाता है। तो वेज बोर्ड का पर्पज होता है डिस्प्यूट को सॉल्व करना। डिस्प्यूट किस किस के बीच में हुआ, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। और डिस्प्यूट किस रिगार्डिंग होगा, सीधी सी बात है, वेजेज के रिगार्डिंग। वर्कर बोलेंगे कि हमें कम वेजेज मिल रही है और मैनेजमेंट बढ़ाएगा नहीं। किसी भी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो सकता है। मान लीजिए
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिस्प्यूट हो गया तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वेज बोर्ड बना देती है। तो कहने का मतलब वेज बोर्ड कौन बनाता है? गवर्नमेंट बना देती है। सबसे पहले 1957 में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग ही वेज बोर्ड बनाया गया था। वेज बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? वेज बोर्ड में कौन कौन लोग होते हैं? वेज बोर्ड में 3 प्रकार के लोग होते हैं। इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर होते हैं, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर 3 लोग, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव्स, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और कुछ इंडिपेंडेंट लोग। अगली बात, ये जो वेज बोर्ड है इसका नेचर क्या होगा? ये स्टैच्यूटरी बॉडी होती है या नहीं होती है? इससे पहले हमें 3 चीज़ें जान लेनी चाहिए। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होता है स्टैच्यूटरी बॉडी, और एक होता है नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। 3 प्रकार की बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका जिक्र हमारे संविधान के किसी भी आर्टिकल में किया गया हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। जैसे कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी जो किसी एक्ट के तहत बनाई गई है। पार्लियामेंट का एक्ट हो सकता है या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर का एक्ट हो सकता है। तीसरी बात, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो किसी भी लॉ के तहत नहीं आती है। अब हम जानते हैं कि जो हमारा वेज बोर्ड है उसका नेचर क्या है। वेज बोर्ड नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। आप कहोगे कि अभी तो आपने बताया था कि वेज बोर्ड को गवर्नमेंट बनाती है, फिर ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी कैसे हो गई? मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका संविधान में जिक्र होता है, जैसे कि हमारा फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में जिक्र है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना आसान नहीं होता है। इवन कुछ प्रोविजन तो हमारे संविधान के इतने बढ़िया है कि यदि सभी पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हो जाए, देश की 135 करोड़ जनता एग्री हो जाए, तो भी संविधान के उन प्रोविजंस में चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारे संविधान निर्माता इतने अच्छे अच्छे प्रोविजन नहीं बनाते तो पता नहीं सत्तारूढ़ पार्टियां क्या बना देती संविधान को। हिस्ट्री तो चेंज की जा रही है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बाद कम अहमियत होती है, लेकिन फिर भी स्टैच्यूटरी बॉडी की काफ़ी ज़्यादा अहमियत होती है। इनके लिए अलग से एक्ट होता है, जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934 में, या फिर अलग से एक्ट नहीं है तो भी किसी एक्ट में इनका जिक्र किया जा सकता है। लेकिन हमारा जो वेज बोर्ड है इसके लिए कोई भी एक्ट नहीं है। इवन वेज बोर्ड जो अपनी रिकमेंडेशन देता है वेजेज के बारे में, उनको भी फॉलो करना कंपलसरी नहीं होता। गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा, गवर्नमेंट बोल देगी मैनेजमेंट को कि भैया इनको फॉलो करो, वेज बोर्ड ने बोला है, उसके बाद भी मैनेजमेंट की मर्जी होती है। अगली बात, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ। एचआरएम में हम 3 प्रकार की वेजेज को देखते हैं। एक होती है मिनिमम वेजेज, एक होती है फेयर वेजेज, और एक होती है लिविंग वेजेज। मिनिमम वेजेज सबसे कम होती है, लिविंग वेजेज सबसे ज़्यादा होती है, और फेयर वेजेज इन दोनों के बीच में होती है। इंडिया में लिविंग वेजेज तो छोड़ो, अभी तो मिनिमम वेजेज का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। इवन जो एक्ट कहता है कि मिनिमम वेजेज इतनी दी जानी चाहिए, इवन नरेगा जो मिनिमम वेजेज बताता है वो भी कुछ स्टेट पे नहीं कर पाते हैं। केरला और दिल्ली सबसे ज़्यादा वेजेज वर्कर को पे करते हैं। तो हमारा जो वेज बोर्ड है वो भी लिविंग वेजेज की बात नहीं करता। लिविंग वेजेज तो बहुत ज़्यादा हो गई, मिनिमम वेजेज पर ही ये लोग अटके हुए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बात करता है। स्टूडेंट, यदि आप क्वेश्चंस को शॉर्ट में करना चाहते हैं कि 4 ऑप्शन में से बस एक को टिक लगाना, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एज ए स्टूडेंट जो तरीका मैंने पढ़ते वक्त फॉलो किया है वही मैं पढ़ाते वक्त फॉलो करता हूं कि हर ऑप्शन के बारे में हमें डिटेल में पता हो। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हमें बताना है कि वेज बोर्ड के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। द वेज बोर्ड इज ट्रिपार्टिएट बॉडी, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेबर एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन ए वेज बोर्ड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज अदर देन वन विच इज इन्वेस्टिगेटेड। तो गलत बात है, जहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है उसी के रिगार्डिंग ही लिया जाएगा। वेज बोर्ड आर
ऑलवेज स्टेचुरी इन नेचर, बिल्कुल गलत बात है, हमेशा स्टेचुरी नहीं होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके लिए वेज बोर्ड स्टेचुरी बनाए गए हैं। वेज बोर्ड वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ लिविंग वेजेज, तो ये भी गलत हो गया, केवल 1 हमारा सही है, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, हु गेव द सिस्टम अप्रोच टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन, तो क्या आंसर आएगा इसमें हमारा बी आंसर आ जाएगा। इसको हमने पहले ही डिटेल में डिस्कस किया था, जॉन डनलॉप। एचआरएम की रिगार्डिंग हमने रामबाण वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने थ्योरीज और ऑथर को विद ट्रिक्स याद किया था। यदि आपने एचआरएम वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें, विभिन्न सब्जेक्ट पर मैंने बनाए हैं। और एचआरएम की रिगार्डिंग नेक्स्ट रामबाण वीडियो भी जल्द ही आने वाला है। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लेना, और यदि आपको मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 134, मैच द फॉलोइंग्स, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, ऊट पटांग क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका कोई भी इलाज नहीं होता है, आपकी किस्मत है। तो 5 चीजें हमें दे रखी है, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, सिचुएशनल फैक्टर, एचआरएम पॉलिसी चॉइस, एचआरएम आउटकम और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस। और ये भी नहीं बताया गया है कि लेफ्ट में ये चीज़ें दी गई है ये क्या है और राइट में ये चीज़ें दी गई है ये क्या है। नेट कॉमर्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। तो स्टेक होल्डर इंटरेस्ट में हम करेंगे गवर्नमेंट कोशिश करती है कि सभी स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट बचा सके। सिचुएशनल फैक्टर में हम करेंगे बिजनेस स्ट्रेटजी, सिचुएशनल फैक्टर को ध्यान में रखकर हम बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएंगे। एचआरएम पॉलिसी चॉइस में वर्क सिस्टम हम करेंगे 1, पॉलिसी बनाते वक्त वर्किंग सिस्टम को ध्यान में रखा जाएगा। एचआरएम आउटकम में हम करेंगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एचआर का ह्यूमन रिसोर्सेज का आउटकम जितना बढ़िया होगा उतनी कम हमारी कॉस्ट आएगी। और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस में हम 3 कर देंगे इंडिविजुअल वेलबींग, यदि आप हर पर्सन का भला सोचोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा। तो 4, 5, 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4, 5, 1, 2, 3 हमें सी में दे रखा है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, द कमेटी हु प्रमोट वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट आर यूजुअली एस्टेब्लिश्ड ओनली एट द कॉर्पोरेट लेवल, प्लांट लेवल, शॉप फ्लोर लेवल, ऑल द अबव। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ऑल द अबव आ जाएगा। कमेटी बना दी जाती है कॉर्पोरेट लेवल, प्लांट लेवल, शॉप लेवल पर, और ये कमेटी कोशिश करती है कि वर्कर का भी मन लगा रहे, थोड़ा बहुत उनको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन दिया जाए। तो सबसे बड़े लेवल, बीच वाले लेवल और सबसे लोअर लेवल, हर लेवल पर ये बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 136, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, टी ग्रुप एंड सेंसिटिविटी ग्रुप ट्रेनिंग आर नॉट सेम, टी ग्रुप पार्टिसिपेंट बिलोंग टू ए डाइवर्स ग्रुप एंड मे नॉट बी फैमिलियर विद ईच अदर, टी ग्रुप ट्रेनिंग सेशन आर वेल स्ट्रक्चर्ड। तो देखो टी ग्रुप होता है, इसी का ही दूसरा नाम होता है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप, इसी का ही तीसरा नाम होता है लेबोरेटरी ग्रुप। कमेंट बॉक्स में आपको एक पॉइंट बता देना है कि टी ग्रुप, सेंसिटिविटी ग्रुप या लेबोरेटरी ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। एल से आपको याद आ जाना चाहिए, रामबाण सीरीज में हमने डिस्कस किया था। इसमें होता क्या है, जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है कम्युनिकेशन को बढ़िया बनाने की, डाइवर्सिटी को मैनेज करने की, अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ए हमारा गलत हो, 1 हमारा गलत हो चुका है, दोनों सेम होते हैं। सेकंड भी हमारा गलत है, ये बोल रहा है वर्कर एक दूसरे के साथ फैमिलियर नहीं होते, गलत बात। कोशिश की जाती है वर्कर को एक दूसरे के साथ फैमिलियर करने की। तो 1 और 2 ए हमारा आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको ऑथर का नाम जरूर बताना है। और आजकल आप लोग वीडियो को शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आज भी मेरी वीडियो बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। यदि आप शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं आएंगे, कमेंट नहीं आएंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर नहीं पाऊँगा, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। क्वेश्चन नंबर 137, a group is heavily influenced only by one characteristics of the employee whose performance is being reviewed is known as,
हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। एक वीडियो में हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के सभी मेथड्स को बिल्कुल डिटेल में ट्रिक्स के साथ विद एग्जांपल डिस्कस किया था। प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज भी हमने किए थे। और सेकंड वीडियो में हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल की एरर्स को बिल्कुल डिटेल में इमेजेज, ट्रिक्स, एग्जांपल के साथ विद प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज डिस्कस किया था। परफॉर्मेंस अप्रेजल को एचआरएम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग देख लेना। तो ये बोल रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में एरर की बात कर रहे हैं कि हमने केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और एम्प्लॉय को ओवरऑल रेटिंग दे दी, तो उसे हम क्या कहेंगे, हालो इफेक्ट हम कहेंगे। सलमान खान का एग्जाम्पल हमने देखा था, सलमान भाई का। क्वेश्चन नंबर 138, select the major principle which banks strive to incorporate in their working from the following, कि बैंक अपनी वर्किंग में इन 6 में से कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। लेकिन ऑप्शन में हमें केवल 4 ही चीज़ें लेनी है, तो हमें ये नहीं सोचना क्या क्या बैंक फॉलो करते हैं, बस हमें तो 2 चीज़ें छोड़नी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, प्रॉफिटेबिलिटी, लेबर वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, सेफ्टी, एचआरडी और लिक्विडिटी, क्या हमें छोड़ना है ये हमें देखना पड़ेगा। तो एक तो हम एचआरडी को छोड़ेंगे, एक हम लेबर वेलफेयर को छोड़ेंगे। आप बोलोगे कि इनको भी तो बैंक फॉलो करते ही हैं, लेकिन 2 चीज़ें तो हमें छोड़नी पड़ेगी। फिर क्या छोड़ोगे, लिक्विडिटी तो आप छोड़ नहीं पाओगे। CRR, SLR जैसे कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं तो वो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बनाए गए हैं। सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेफ्टी नहीं होगी तो लोग बैंक में पैसे ही जमा नहीं करवाएंगे। सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है कि सोसाइटी की सभी कम्युनिटी को लोन मिल पाए, बिजनेस का बढ़िया से डेवलपमेंट हो पाए। और प्रॉफिटेबिलिटी को तो देखा ही जाता है, नॉन परफॉर्मिंग असेट का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो हमें ये 4 चीज़ें नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए हमने ये 2 चीज़ें छोड़ दी। तो कहने का मतलब 1, 3, 4, 6 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो कि हमें बी में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139। ये भी थोड़ा डिफ़िकल्ट और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखो, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे ही, उनका कोई भी इलाज नहीं है। थोड़ा बहुत आप कॉमन सेंस यूज में लेंगे तो 70-80% चांसेज हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। इनमें आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कर सकते। इवन यदि आंसर की किसी के पास में नहीं हो और आप 10 एक्सपर्ट के पास में ऐसा क्वेश्चन लेकर जाओ तो आपको 10 आंसर देखने को मिल जाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे छोटी यूनिट होती है एलिमेंट, एलिमेंट से थोड़ा बड़ा होता है टास्क, टास्क के ग्रुप को कहा जाता है जॉब, जॉब के ग्रुप को कहा जाता है, जॉब से बड़ा होता है ऑक्यूपेशन। अगर किसी के पास जॉब है तो उसके पास ड्यूटी भी होगी। पोजीशन और जॉब सिमिलर होते हैं, जॉब को हम इम्पर्सनल ट्रीट करते हैं, जबकि जो पोजीशन है वो पर्सनल होती है। जैसे कि मान लो कि कोई भी काम है, वो जो काम है उसको हम जॉब कह रहे हैं, लेकिन वो हम एक ही पर्सन को दे रहे हैं, उस पर्सन के डेजिग्नेशन को पोजीशन कहा जाता है। पोजीशन का मतलब एक तरीके से डेजिग्नेशन हो गया। तो अब हम देखते हैं कि राइट साइड में हमें क्या क्या दिया गया है और क्या हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। सबसे पहले है टास्क, तो इसके अंदर राइट साइड में कुछ फंक्शंस लिखे गए हैं कि पेमेंट वगैरह करना, चेक काटना, फॉर्म बनाना, तो इस तरीके से हमें करना है। तो टास्क के अंदर हम करेंगे 5 प्रिपेयरिंग फॉर्म्स। फिर है हमारा एलिमेंट, एलिमेंट के अंदर हम साइनिंग पे चेक कर सकते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट यही है। फिर है ड्यूटी, ड्यूटी के अंदर हम पेरोल प्रोसेसिंग करेंगे। उसके बाद पोजीशन, पोजीशन के अंदर हम 2 कर सकते हैं, कंपनसेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद जॉब है हमारा, जॉब के अंदर हम कर सकते हैं कंपनसेशन डिज़ाइन मैनेजर। और उसके बाद लास्ट है हमारा ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के अंदर हम कर सकते हैं कंपनसेशन स्पेशलिस्ट। तो 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, सी हमारा
5 6 1 2 3 4 बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 140। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एंश्योर द सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। सभी एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो आपको पता होनी ही चाहिए। वैसे अभी प्रेजेंट में बहुत सारे लेबर लॉज में चेंज आया है, लेकिन वो जो चेंज आया है वो नेशनल लेवल पर नहीं आया है, स्टेट लेवल पर आया है। स्टेट को परमिशन दे दी गई है कि आप अपने स्टेट में लेबर लॉज कितने भी चेंज कर दो, वर्कर का नुकसान कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेसमैन का नुकसान नहीं होना चाहिए, उन्हीं की वजह से हमारी सरकार चल रही है। तो वो जो प्रोविज़न बनाए गए थे कि डेली 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं हो सकता, ये छुट्टियां देनी पड़ेगी, उन सभी प्रोविज़न को गवर्नमेंट चेंज कर रही है। यदि आप थोड़ा बहुत भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो या न्यूज़ चैनल देखते हो, हम बात कर रहे हैं न्यूज़ चैनल की, कुछ एजेंट चैनल है वो नहीं, तो आपको पता होगा बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है महाराष्ट्र वगैरह में। लेबर लॉज में चेंज के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने इन लेबर लॉज में चेंज करके किया है। वर्कर के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कर दिया है। इवन जो आरएसएस है वो भी विरोध कर रहा है। आरएसएस के बारे में सभी को पता होगा, यदि नहीं पता तो इसका मतलब आपकी जनरल नॉलेज बहुत बढ़िया है और आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, अगर नहीं पता तो फिर अभी तो हम नेशनल लेवल के लॉज की बात कर रहे हैं, तो वही पुराने प्रोविजंस हम देख रहे हैं। और वैसे भी पूरा चेंज होने के बाद 6 महीने बाद में जब एग्जाम होता है वहाँ पर करेंट प्रोविज़न पूछे जाते हैं। जो फैक्ट्रीज एक्ट है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। फैक्ट्रीज एक्ट में सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन के बारे में मेनली प्रोविजंस है। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट इस बारे में है कि वेजेज का पेमेंट टाइम पर कर दिया जाए। ये नहीं कि आपने जॉब छोड़ दी तो आप पेमेंट ही नहीं करोगे वेजेज का या फिर लटका के रखोगे। इक्वल रेमुनरेशन ये कहता है कि आपको वर्कर को इक्वल रेमुनरेशन देना पड़ेगा। यदि जॉब इक्वल है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करोगे। आपको पता है जेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विभिन्न प्रकार के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के रिगार्डिंग है। और इसी एक्ट में स्ट्राइक, लॉकआउट, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ, इन चीज़ों के बारे में भी डिटेल में कहा गया है। यदि HRM कोड 8 वाले स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे तो लेबर लॉज हम अलग से स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 अच्छा क्वेश्चन है। पेंशन स्कीम, पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, अलाउंस और राइट साइड में हेल्थ केयर ऑफ फैमिली, सेवरेंस पे, प्रोविडेंट फंड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो देखो पेंशन स्कीम के अंदर हमारा आएगा 3 प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्यों आएगा? तो वो आपको पता है प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा एम्प्लॉय का काटा जाता है और कुछ पैसा गवर्नमेंट मिलाती है। 2 प्रकार के पैसे हो गए या 3 प्रकार के पैसे हो गए, ये कह सकते हैं। थोड़ा पैसा एम्प्लॉय का, थोड़ा एम्प्लॉयर का और थोड़ा सा गवर्नमेंट का। वो जो पैसा है उस पैसे से 3 प्रकार के फंड बनाए जाते हैं। कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में ही रहता है, वो जनरली तो आप रिटायरमेंट पर ले सकते हो, लेकिन कुछ सिचुएशन में रिटायरमेंट से पहले भी ले सकते हो। यदि घर में मैरिज है या बीमारी वगैरह है तो आप पहले भी ले सकते हो, वरना रिटायरमेंट पर ही मिलता है। पेंशन में डाला जाता है पैसा। पेंशन वाला पैसा एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उसके लीगल हीयर को दिया जाता है, या एम्प्लॉय की डेथ नहीं हुई तो एम्प्लॉय को ही दे दिया जाता है। और तीसरी बात, इंश्योरेंस होता है। तो ये 3 प्रकार के फंड बना दिए जाते हैं प्रोविडेंट फंड वाले पैसे से। प्रोविडेंट फंड के लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलिनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 हमारा होता है। तो ए के अंदर 3 क्यों आया आप इजीली समझ गए होंगे। बी है हमारा पर्सनल सिक्योरिटी, तो 1 हम कर देंगे हेल्थ केयर ऑफ फैमिली। यदि फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा तो एम्प्लॉय ज़्यादा सिक्योर फील करेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस में 2 आ जाएगा सेवरेंस पे। सेवरेंस पे का मतलब है एक तरीके से बीमारी के लिए पैसा मिल रहा है, तो आपको पता है मेडिकल रिम्बर्समेंट होता है। अलाउंस के अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ जाएगा। 3124 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी हमारा करेक्ट आंसर है 3124। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142।
142 भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही एक बात बताई हुई है, हम यहाँ पर जो 255 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हो सकता है एग्जाम में इन 255 क्वेश्चन में से नहीं आए, लेकिन इन 255 क्वेश्चन के थ्रू हम जो 1200-1300 ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं और ये जो इधर उधर की बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, गारंटी देता हूँ 90% से ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 142 में लेफ्ट में हमें दिया गया है स्टाफ स्पेशलिस्ट, स्लो एंड रिएक्टिव, कैपिटल एंड प्रोडक्ट एंड कॉस्ट सेंटर, ये चीज़ें हमें दी गई है। स्टाफ स्पेशलिस्ट का मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है लाइन एंड स्टाफ। तो स्टाफ का मतलब होते हैं एक्सपर्ट लोग जो एडवाइस देते हैं, यहाँ पर स्टाफ का मतलब एम्प्लॉय नहीं होता है। तो यहाँ पर पीपल एंड नॉलेज आ जाएगा। आप चारों ऑप्शन देखोगे राइट साइड वाले तो आपको पता चल जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आ सकता। स्लो एंड रिएक्टिव, इसके अंदर लाइन मैनेजर आएगा, 3 आएगा। जो लाइन मैनेजर होते हैं वो जल्दी से चेंज करना नहीं चाहते। 2 चीज़ें होती है, एक होता है रिएक्टिव, एक होता है प्रोएक्टिव। रिएक्टिव क्या होता है, चीज़ों में चेंज आ चुका है, एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में चेंज आ चुका है, उसके बाद आप रिएक्शन देते हैं तो वो रिएक्टिव होता है। और चीज़ों के अंदर अभी तक चेंज आया नहीं है लेकिन आप उससे पहले ही नई चीज़ें करने लग जाते हो तो वो प्रोएक्टिव है। जैसे देखो WHO ने अभी 3-4 दिन पहले कहा है कि कोविड-19 सही नहीं होगा, कभी सही नहीं होगा, भूल जाओ कि वैक्सीन बन रही है और लोगों को आदत डाल लेनी चाहिए इसी के साथ जीने की। ये ऑफिशियल न्यूज़ है, हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ी हो, वैसे भी नेगेटिव न्यूज़ है तो ज़्यादा नहीं फैलाई जाती है। ज़्यादा सच हम इस खबर को नहीं भी माने तो WHO बोल रहा है 25% भी हम करेक्ट माने। तो देखो मैं बता रहा हूँ रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव। कुछ लोग जिन्होंने पहले से ही ऑनलाइन चीज़ों को काम में लेना, ऑनलाइन पढ़ाना, इन चीज़ों को स्टार्ट कर दिया था वो लोग प्रोएक्टिव है। और जिन लोगों ने अभी तक ये चीज़ें नहीं की थी, टेक्नोलॉजी से दूर दूर भाग रहे थे, वो 2-4-5 महीने, 1 साल, 2 साल बाद में तो उन लोगों को करना ही पड़ेगा। यदि कोविड-19 सही नहीं हुआ तो वो लोग हो गए रिएक्टिव। तो रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ गया होगा। तो जो लाइन मैनेजर होते हैं उनको माना जाता है, उनको स्लो एंड रिएक्टिव माना जाता है, वो जल्दी से चेंज नहीं लेकर आते। फिर दे रखा है कैपिटल एंड प्रोडक्ट। कैपिटल एंड प्रोडक्ट को तो फास्ट एंड प्रोएक्टिव हमें बनाना ही पड़ेगा। और कॉस्ट सेंटर में आ जाएगा इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो 2-3-1-4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2-3-1-4 हमें दे रखा है बी ऑप्शन में, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, यदि आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी मैं सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँगा। अदर सब्जेक्ट पर भी हमारी कंटिन्यू सीरीज चल रही है और भी मैं बहुत अच्छी क्वालिटी में और ज़्यादा बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाना चाह रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ और ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के साथ आपको वीडियो दे पाऊँ। तो क्वेश्चन नंबर 143 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सेलेक्शन ऑफ पर्सोनल। ट्रेडिशनल मेथड बताना है, ये 4 मेथड हमें दे रखे हैं। तो सीधी सी बात है, हमें देखना है सबसे पुराना मेथड कौन सा है। इंटरव्यू, सिलेक्शन टेस्ट, फेरेनोलॉजी, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू हमारा आंसर हो जाएगा। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, ये थोड़ी है, और वैसे भी जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ी वो प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन वगैरह लेंगे। एम्प्लॉय आया, उसे बिठाया, थोड़ी बातें की, इधर उधर जाना और एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तभी वो सिलेक्शन टेस्ट करवाएगा। और सिलेक्शन टेस्ट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जिनमें से एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम ये पता करते हैं कि एम्प्लॉय को एट प्रेजेंट कुछ भी नहीं आता तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय नई चीज़ें सीख सकता है या नहीं सीख सकता, पोटेंशियल कितना है एम्प्लॉय में, ये हम देखने की कोशिश करते हैं।
फेयर एंड लवली क्या होते हैं? फेयर एंड लवली भी दिमाग से रिलेटेड टेस्ट होता है, तो इसके अंदर भी आईक्यू वगैरह हम चेक करते हैं। तो ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, यदि नोट्स आप परचेज करना चाहें तो बिल्कुल आप परचेज कर सकते हैं, और बहुत ही और बढ़िया क्वालिटी में वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 144, शायद आप लोगों को पता नहीं हो, इन वीडियोज़ को बनाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं कोई भी वीडियोज़ बनाता हूँ, पहले यूट्यूब पर सर्च करता हूँ कि लोगों ने कैसे वीडियोज़ बना रखे हैं। तो मैंने लगभग 8-9 वीडियोज़ देखे MCQs ऑन HRM के, आप लोगों ने भी देखे होंगे। तो कुछ टीचर तो क्या करते हैं, जो करेक्ट ऑप्शन होते हैं उनको पहले से ही रेड करके रखते हैं, बिल्कुल टीचर फ्रेंडली तरीका, और जो 4 ऑप्शन होते हैं उनके बारे में भी डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। मेरी कोशिश रहती है आपको बिल्कुल हर चीज़ के बारे में क्लियर कर दिया जाए। एक वीडियो के पीछे 8-9 घंटे की मेहनत मेरी छुपी होती है। यदि आप बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर मुझे केवल पेड वीडियोज ही बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 है हमारा, ट्रेनिंग इन क्राफ्ट्स ट्रेड टेक्निकल एरियाज इज ऑल्सो नोन एज, कि जो क्राफ्ट्स है या ट्रेड टेक्निकल है, इनमें कौन सा ट्रेनिंग मेथड काम में लिया जाता है? सिलेक्शन, सक्सेशन प्लानिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रिक्रूटमेंट। देखो वैसे ये ट्रेनिंग मेथड पूछ रहा था, तो सिलेक्शन, सक्सेशन प्लानिंग और रिक्रूटमेंट तो दूर दूर तक आ ही नहीं सकता। ऑप्शन हमारा बचा केवल परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे इससे ट्रेनिंग कैसे होगी, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल से हम पता कर लेंगे एम्प्लॉय बढ़िया कर रहे हैं या बेकार कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं तो क्या कारण है, इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस? आप लोगों को पता है कि वर्कर होते हैं, वर्कर के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि वर्कर स्ट्रेस में चला जाएगा तो न केवल वर्कर को नुकसान होगा, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा, पूरी इंडस्ट्री को और कंट्री को नुकसान होगा, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। जो सिंगापुर, कनाडा, जापान जैसी कंट्रीज़ है, वहाँ पर वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी एशियन कंट्रीज से लगभग डबल है। एशियन कंट्रीज़ में वर्कर आधे 1 घंटे काम करता है, उसके बाद उसे चाय, सुट्टा, एनर्जी ब्रेक चाहिए होता है। तो फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। मैंने आपको देखो अभी बताया था कि लेबर लॉज में चेंज किया गया, तो पहले जो लॉ कहता था कि 8 घंटे से ज़्यादा वर्कर काम नहीं करेगा, अब 12-12 घंटे, इवन स्टेट को छूट दे दी गई है कि चाहे वर्कर को फैक्ट्री में आप 20 घंटे रोको, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों को पता है फैक्ट्री के अंदर वर्कर की क्या हालत है, तो आप समझ सकते हो कि स्ट्रेस वर्कर पर कितना रहेगा, और उसकी वजह से न केवल वर्कर को नुकसान होगा बल्कि इंडस्ट्री को भी नुकसान होगा। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, और स्ट्रेस के लिए विभिन्न प्रकार के वर्ड्स यूज में लिए जाते हैं। क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि यहाँ पर स्ट्रेस को दूर करने का मैकेनिज्म कौन सा नहीं है? रेस्ट आउट, कॉग्निटिव थेरेपी, जॉब एनरिचमेंट, नेटवर्किंग। रेस्ट आउट हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 2 चीज़ें होती है, एक होता है रेस्ट आउट, एक होता है बर्न आउट। एक होता है रेस्ट आउट, एक होता है बर्न आउट। रेस्ट है, यहाँ पर रेस्ट नहीं है। दोनों को एक दूसरे का ऑपोजिट माना जाता है। सबसे पहले समझो बर्न आउट क्या होता है। बर्न आउट का मतलब है कि वर्क का बर्डन बहुत ज़्यादा है, ओवरलोड बर्डन है वर्क का, और एम्प्लॉय कंटिन्यू ओवर टाइम किए जा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा 2, 4, 5 महीने बाद में एम्प्लॉय बिल्कुल फिजिकल और मेंटली टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा एम्प्लॉय, तो उसे बर्नआउट कहा जाता है। किस वजह से होता है? एक्सेसिव वर्किंग के कारण होता है। रेस्ट आउट में क्या होता है कि आपके वर्किंग आवर्स ज़्यादा नहीं, आपका वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वर्क है वो आपकी स्किल के अकॉर्डिंग नहीं है। रेस्ट आउट में एक वर्ड याद रखना, एम्प्लॉय की स्किल ज़्यादा है और उसे वर्क स्किल वाला नहीं दे रखा, बहुत बेकार सा उसे वर्क दे रखा है।
तो इसकी वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय को बिल्कुल भी काम करने में मज़ा नहीं आएगा और उसका जो टैलेंट है वो धीरे धीरे डाउन जाता जाएगा। ये हमारा रस्ट आउट होता है। तो रस्ट आउट तो एक स्ट्रेस का ही टाइप है, ये थेरेपी तो हो नहीं सकती। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉग्निटिव आपको पता है थिंकिंग से रिलेटेड है और थेरेपी वर्ड यूज में ले रहे हैं, तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए कोई कॉग्निटिव थेरेपी हम यूज में ले रहे हैं। नेटवर्किंग में क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग हो सकती है, एम्प्लॉयज से विभिन्न प्रकार के सोशल काम करवाए जाते हैं फॉरेन में, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एम्प्लॉय का स्ट्रेस दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स बुलाए जाते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेशंस में, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनको बुलाया जाता है, जो भी साधु महाराज है उनको बुलाया जाता है, जो भी हमारे जैन तरुण सागर महाराज थे उनको बुलाया गया था। तो ये सब तरीके होते हैं। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक होता है जॉब एनरिचमेंट और एक होता है जॉब एनलार्जमेंट। एक तो होता है जॉब एनरिचमेंट और एक होता है जॉब एनलार्जमेंट। दोनों में क्या अंतर होता है, जो जॉब एनलार्जमेंट होता है उसके अंदर हॉरिजॉन्टल लोडिंग होती है, जबकि जो जॉब एनरिचमेंट होता है उसके अंदर वर्टिकल लोडिंग होती है। ये वर्ड आपको याद रखने हैं, वर्टिकल लोडिंग एंड हॉरिजॉन्टल लोडिंग। दोनों में क्या अंतर होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब देखो क्या हुआ, जिस टाइप का आप काम पहले कर रहे थे उसी लेवल का काम आपको और दे दिया गया है, मतलब आपका काम बढ़ा दिया गया लेकिन उसी लेवल के वर्क दिए गए हैं, तो वो जॉब इनलार्जमेंट होता है। और वर्टिकल में क्या होता है कि आपका काम इसमें भी बढ़ाया गया है लेकिन ज़्यादा चैलेंजिंग, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क आपको दिया गया है। जैसे यदि आपको कहने का मतलब, यदि आपको कपड़ा मंत्री से, यदि आपको ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर से कपड़ा मंत्री बना दिया गया है तब तो आपका जॉब इनलार्जमेंट नहीं हुआ। लेकिन यदि आप कपड़ा मंत्री थे और ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बना दिया गया तो आपका जॉब इनलार्जमेंट हो गया। जॉब इनलार्जमेंट में वर्टिकल लोडिंग हो रही है, ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क दिया जा रहा है, और जॉब इनलार्जमेंट में तो वैसा ही वर्क है बस ज़्यादा दे दिया गया। तो जॉब एनरिचमेंट से स्ट्रेस दूर होते हैं। आप बोलोगे स्ट्रेस कैसे दूर होगा, एक तो डिफ़िकल्ट वर्क दे दिया, तो डिफ़िकल्ट वर्क देंगे तो कुछ चैलेंजिंग मिलेगा और बढ़िया काम मिलेगा, मज़ा आएगा। एक तो मुझे पढ़ाने के लिए LKG क्लास दे दी जाए कि आप इस क्लास में सर रहो और बढ़िया से बच्चों को ट्रीट करो, और एक मुझे नेट JRF की या कॉलेज लेक्चरर के लेक्चर मुझे दिए जाएं, तो फिर जॉब एनरिचमेंट होगा। और देखो होता ही है, मेरे साथ तो कम से कम हर अच्छे टीचर के साथ यदि पूरे दिन में आधा घंटा भी बढ़िया स्टूडेंट को पढ़ाने को मिल जाए तो पूरा दिन बढ़िया से गुजरता है, वरना लगता है दिन भर कुछ किया ही नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 146 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर पनिशमेंट। आपको पता है वर्कर्स यदि गलत करेंगे तो डिसिप्लिन में रखने के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, तो इसमें ये बोल रहा है छोटा मोटा पनिशमेंट कौन सा है। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट रोक लिया, डिमोशन आपको पता ही है, HRD से ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर से कपड़ा मंत्री बना दिया, ज्योतिष को हाथ दिखा रही थी कि बाबा जी बताओ आगे जाकर क्या होगा, ट्रांसफर और सस्पेंशन, उन्हें बनाया गया था, एजुकेशन मिनिस्टर से बनाया गया था कपड़ा मंत्री, वो हाथ दिखा रहे थे कि भविष्य बताओ क्या होगा। तो देखो बताना है कि छोटा मोटा पनिशमेंट इनमें से कौन सा है। ये तो डिपेंड करता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग पनिशमेंट छोटा और बड़ा हो सकता है। फिर भी हम यहाँ पर ट्रांसफ़र लेंगे, A वाले में इंक्रीमेंट रोक दिया, B वाले में डिमोशन कर दिया और D वाले में तो सस्पेंड ही कर दिया। ट्रांसफ़र में तो उतना ही पेमेंट मिलेगा, बस कहीं और जाकर रह लो और तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 147 में देखो क्या होता है, असर्शन, जॉब इवैल्यूएशन इज असेंशियली ए जॉब रेटिंग प्रोसेस।
नॉट अनलाइक द रेटिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ये बोल रहा है जॉब इवैल्यूएशन में हम जॉब को रेटिंग देते हैं, न कि एम्प्लॉइज को। बिल्कुल करेक्ट बात है। हम ये कह सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम एम्प्लॉय को रेटिंग दे रहे हैं, जॉब रेटिंग में तो हम जॉब को रेटिंग दे रहे हैं कि कौन सा जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जॉब कम इंपॉर्टेंट है, कौन से जॉब के लिए ज़्यादा पेमेंट होना चाहिए, कौन से जॉब के लिए कम पेमेंट होना चाहिए। जो स्कूल लेक्चरर है उसका पेमेंट कितना होना चाहिए, पीजीटी का कितना और पीआरटी का कितना। रीजन में बोल रहे हैं जॉब इवैल्यूएशन हो जाएगा यहाँ पर रिवैल्यूएशन की जगह। जॉब इवैल्यूएशन इज ए प्रैक्टिस विच सीक्स टू प्रोवाइड डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन मेजरिंग द कॉम्पेरेटिव वैल्यू ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अमंग सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल करेक्ट बात है। जॉब इवैल्यूएशन में हम ऑब्जेक्टिविटी को यूज में लेते हैं जॉब को कंपेयर करने के लिए, न केवल ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि अदर ऑर्गेनाइजेशन की सिमिलर जॉब से भी। तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, विच अमंग द फॉलोइंग्स आर नॉट द पार्ट ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। इनमें से स्टाफिंग प्रोसेस का कौन सा पार्ट नहीं है। देखो कुल मिलाकर 8 पॉइंट हमें दे रखे हैं और ऑप्शन भी कितने शानदार हमें दे रखे हैं। शुरुआत के 1 2 3 4 पॉइंट को तो यूज में ही नहीं लिया गया है ऑप्शन में, तो हमें यदि अच्छे से पता है तभी हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो स्टाफिंग में देखना है ये चीज़ें काम में आती है कि नहीं आती। ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रांसफ़र, सेपरेशन, ये सभी चीज़ें काम में आती है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम इस 8 वाले को लेते तो भी सिर्फ 8 वाला पॉइंट तो हमें कहीं दिया भी नहीं गया था, और वैसे भी एम्प्लॉय को सेपरेट करना, हटाना, ये चीज़ें भी स्टाफिंग में आती ही है। तो सभी चीज़ें आती है। क्वेश्चन नंबर 149, स्पैन ऑफ कंट्रोल कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय। काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था बिजनेस मैनेजमेंट का जो HRM वीडियो हमने डिस्कस किया था, 60+ थ्योरीज को विद ट्रिक्स हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा हमारा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। एक तो मैंने पूछा था टी ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसने दिया, और एक आपको बता देना है स्पैन ऑफ कंट्रोल किसने दिया। यदि आप कमेंट्स में नहीं बताएंगे, आपको पता है क्या होगा स्टूडेंट, जो भी मैंने वीडियोज बना रखे हैं HRM की, इससे पहले के 6 वीडियो, वो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर जैसे ही ये वीडियो एंड होगा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, एडिंग ऑफ मोर जॉब्स टू द एग्जिस्टिंग जॉब। वर्तमान में आप जॉब कर रहे हो और भी आपको काम दे दिए गए, क्या कहेंगे, जॉब रोटेशन, इनलार्जमेंट, एनरिचमेंट, इवैल्यूएशन तो आ ही नहीं सकता। जॉब रोटेशन भी नहीं होता, उसके अंदर पहले आप कुछ और काम कर रहे थे फिर कुछ और काम कर दिया। और बी और सी अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन ने ये नहीं बताया कि और जो जॉब दिए गए वो हाई लेवल के हैं, उसी लेवल के, क्या मानकर चलोगे, उसी लेवल के। तो जॉब इनलार्जमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। कल हम कोशिश करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट वाली सीरीज भी हम स्टार्ट कर दें। बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, इकोनॉमिक्स वगैरह की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।